आज गोंडवाना दर्शन के साथ बात करते हुए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आज जितने भी कानून जो आए हैं, जहाँ तक झारखंड के संदर्भ में बात मैं बोल रही थी, ये जो भूमि बैंक का जो सवाल है, आज किस तरह से भूमि बैंक के नाम पर जो ज़मीनें छीनी जा रही हैं, वो ज़मीन वो सिर्फ और सिर्फ वो किसानों का ज़मीन, गांव वालों का ज़मीन कारपोरेट घराने को देने के लिए ये व्यवस्था किया गया है। उसके खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे जो कानून आज इसके साथ ही जो भूमि बैंक के साथ जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात हम लोग करते हैं, तो आज फॉरेस्ट राइट एक्ट भी जिस तरह से उस कानून में अधिकार दिया गया है, लेकिन उस कानून को भी जिस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसको भी हम लोगों को इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है। और मैं झारखंड के साथ पूरे देश के साथियों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि अभी पेशा कानून के तहत में जो कानून हमारे लिए है, उस अधिकार को हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उस कानून को हम लोगों को सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि उस कानून के तहत, आज पेशा कानून के तहत में जो अधिकार हम लोगों को नहीं मिला है, जो कानूनन रूप नहीं मिला है, उसको कानूनी रूप उसको दे, कानून का दर्जा दे, तभी इस देश का भला हो सकता है। इस देश में आदिवासी और मूलवासी और किसानों का भला हो सकता है। मैं ये भी आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज आदिवासी समाज को अपने इतिहास से, अपने भाषा से, संस्कृति से डाइवर्स करने का काम किया जा रहा है। और ये जो इतिहास, भाषा और संस्कृति से डाइवर्स करने का जो काम हो रहा है, वो बहुत सुनियोजित साजिश के तहत कर रहा है। ये शिक्षा के माध्यम से हो रहा है, शिक्षा संस्थानों के माध्यम से हो रहा है, या तो अपने जो उनके जो संगठनिक ढांचा है उनके माध्यम से हो रहा है। आज हम लोगों को उससे अलर्ट रहना पड़ेगा। और आज मैं जो बात करना चाह रही थी शुरू तभी बीच में, कि आज हम लोगों को जब हम अपनी भाषा संस्कृति बचाने की बात करते हैं, अपने इतिहास बचाने की बात करते हैं, जंगल और ज़मीन बचाने की बात करते हैं, तो आज मैं रियलाइज करती हूँ कि 1995 के बाद आज तक मैं इस लड़ाई के मैदान में हूँ। मुझे महसूस होता है कि हम लोग सिर्फ मैदान में अगर लड़ाई लड़ेंगे तो मेरे मित्रों, हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते हमारा कई पीढ़ी चला जाएगा, लेकिन हम उस लड़ाई को एक मुकाम तक शायद नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ऐसे हालत में आज जितने भी देश के हर एक कोने में जितने भी हम लोग हैं, जंगल जमीन बचाने वाले लोग हैं, भाषा संस्कृति बचाने वाले लोग हैं, जितने भी हम लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, जितने भी हम लोग हैं, सब कोई को एक मंच में आना होगा और हम लोगों को एक सामूहिक लड़ाई, जिसको हम लोग आदिवासी समाज में हम लोग सामूहिक आंदोलन की बात करते हैं, एक सामूहिक लड़ाई हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। और ये एक सामूहिक लड़ाई कलम से लड़ना पड़ेगा। सामूहिक लड़ाई सामाजिक क्षेत्र में जन आंदोलन के साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। समाज के साथ हम लोगों को अपनी सांस्कृतिक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और उसके साथ ही आज जो एक विशेष लड़ाई है, उस लड़ाई को भी हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना पड़ेगा। इसलिए नज़रअंदाज नहीं करना पड़ेगा कि हम लोग जैसे जो सामाजिक लोग हैं या तो बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोगों के ऊपर में लांछन लगाया जाता है कि हम लोग को जब कमज़ोर करने की बात होती है, जब हम लोगों की ताकत को तोड़ने की बात होती है, तो लोग हम लोग को कहते हैं, मुझे हमेशा लोग बोलते हैं जब बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, मुद्दों को लेके करते हैं, तो यहाँ पर झारखंड में लगातार भूमि बैंक रद्द करने को लेके, पेशा कानून को लागू करने को लेके, 5वीं अनुसूची के अधिकार को लागू करने को लेके हमेशा गवर्नर के पास हम लोग जाते हैं। गवर्नर के पास हम लोग उनको ये हम लोग एहसास दिलाते हैं कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में गवर्नर उसका कस्टोडियन होता है, गवर्नर कस्टोडियन होता है। और यहाँ का जो जल जंगल जमीन का मालिक गांव वाले लोग हैं,
गांव के लोग उनके मालिक है, सरकार भी कस्टोडियन है, लेकिन सरकार आज की तारीख में सभी जंगल जमीन को, सभी नदी पहाड़ को अपना संपत्ति मानती है। इसीलिए जितना भी बड़े बड़े कंपनियों के साथ जो एमओयू हो रहा है, हर एमओयू को वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी मान के, सरकार अपना प्रॉपर्टी मान के ना गांव वालों से कभी पूछती है, ना ग्राम सभा से पूछती है। आज की तारीख में तो हद हो गया है कि सरकारें जो जमीन मालिक है उनको भी पूछना मुनासिब नहीं समझती है, और वो जिनके साथ चाहती है, जो ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके साथ वो एमओयू वो साइन कर ले रहे हैं। तो ये हर तरह से आप देखेंगे कि 5वीं अनुसूची का और ग्राम सभा के अधिकारों का, जमीन के मालिकों का ये सीधे तौर पर उनके अधिकारों पर हमला है। और ऐसे हमला को रोकने के लिए हम लोग लगातार झारखंड में हम लोगों ने सभी आंदोलन मिल के भी हम लोगों ने झारखंड में जन आंदोलनों का संयुक्त मोर्चा हम लोग बनाया, जिसमें कि जंगल जमीन बचाने, आदिवासी, मूलवासी, दलित और महिलाओं के आंदोलन, हक अधिकार की बात करने वाले, युवाओं की हक अधिकार की बात करने वाले, हम लोग मिल के हम लोग संयुक्त मोर्चा बनाए और लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे हैं। और झारखंड की सरकार के साथ हम लोग गवर्नर हाउस के सामने लगातार हम लोग ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में, CNT एक्ट के क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में गवर्नर यहाँ का कस्टोडियन है। हमारे दुख और सुख और हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको रोकने के लिए भी गवर्नर सक्षम है। गवर्नर को हम लोग हमेशा उनके जो ताकत है उनको हम लोग याद दिलाने का कोशिश करते हैं कि आपका अधिकार ये है कि 5वीं अनुसूची में आदिवासियों का, दलितों का, मूलवासियों का, किसानों का, मजबूर और जो दबे कुचले लोगों का जो अधिकार है, उस अधिकार का संरक्षण आपको करना होगा। और इसको लगातार हम लोग करते रहते हैं और हम लोगों ने ये एहसास किया है। मुझे अच्छा लगता है कि कई चीज़ों को मैं याद करती हूँ। लोग हम लोगों को बोलते हैं कि नहीं, ये दमनी तो राजनीति करती है, तो मैं लोगों को कहती हूँ कि हाँ, आज की तारीख में हम लोग जितने जन आंदोलन के लोग हैं वो हम लोग मजबूती राजनीति करते हैं, हम लोग जंगल की राजनीति करते हैं, जमीन की राजनीति करते हैं, हम लोग आदिवासी की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, और हम लोग शोषित और वंचितों की राजनीति करते हैं, पर्यावरण बचाने की राजनीति करते हैं। और ये राजनीति हमारे लिए, अगर हम ये राजनीति करते हैं तो इस राजनीति को करने से हमको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोकेगी। हम लोग लगातार इस राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोगों ने हम हमेशा, आज की तारीख में झारखंड में कभी विस्थापन के सवाल के लोग को लेके लोग राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता था, राजनीतिक एजेंडा नहीं बनता था, जबकि विकास के नाम पर झारखंड में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आजादी के बाद झारखंड के विकास के, राज्य और देश के विकास के नाम पर आज तक 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी, मूलवासी, किसान विस्थापित हो चुके हैं। और वो जो 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, उन विस्थापितों का आज उनका अस्तित्व क्या है, पहचान क्या है, आज उनका सामाजिक आस्था क्या है, आज उनकी सांस्कृतिक आस्था क्या है, आज उनके जीविका के साधन क्या है, सरकार उनके लिए आज जिम्मेवारी है, किस तरह से जिम्मेदारी निभा रही है। मित्रों, आज की तारीख में किसी भी राजनीतिक पार्टियों के पास भी इनका पूरा एजेंडा नहीं है, कोई भी राजनीतिक शक्ति भी इस पर चिंता नहीं करना चाहता है। तो ऐसे परिस्थिति में आज देश के सामने और राज्य के सामने जो सामाजिक संगठन है, जो सामाजिक जन आंदोलन है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, और मैं ये भी नहीं कह रही कोई राजनीति में करने वाले बहुत सारे जो लोग हैं, वो इस मुद्दे पर आप उन लोगों को भी जुड़ना व्यवस्था उनकी बन गई है। आप लोग एहसास करने लगे हैं कि आज की तारीख में हम विस्थापन के खिलाफ हम जो जन आंदोलन है उनको सहयोग नहीं करें। उस राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और आज की तारीख में राजनीतिक एजेंडा भी बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज की तारीख में विस्थापन के सवाल को, जंगल के सवाल को, जमीन के सवाल को जन आंदोलनों ने राजनीतिक मुद्दा बना दिए हैं। तो मैं ये कह रही थी, झारखंड में जब
1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं, और उनका विकास कैसे होगा? तो आज हमारा विकास का जो मॉडल है, लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि आप तो हमेशा बोलती हैं कि हम जमीन नहीं देंगे, जंगल नहीं देंगे, ये कारखाना नहीं बनेगा। मित्रों, मैं आप लोगों के मैं गोंडवाना दर्शन के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि हम लोग विकास विरोधी नहीं हैं। विकास होना चाहिए, लेकिन विकास का मॉडल होना चाहिए पर्यावरण के साथ। विकास का मॉडल होना चाहिए जंगल के साथ, जमीन के साथ, नदी और पहाड़ के साथ, और यहाँ के आदिवासी मूलवासी और किसानों के साथ। और विकास का मॉडल बनना चाहिए यहाँ का प्राकृतिक संसाधनों के साथ तालमेल के साथ हम कैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ के भाषा और संस्कृति का संरक्षण करते हुए हम विकास का मॉडल को किस तरह से स्थापित करेंगे, ये होना चाहिए। और विकास का मॉडल यही है मित्रों कि झारखंड का क्षेत्रफल अगर 79,714 मीटर है, तो हम नहीं अलाउ कर सकते हैं कि पूरे झारखंड में आप खदान ही खदान बना दीजिए, पूरे झारखंड में आप कारखाना ही कारखाना बना दीजिए, पूरे झारखंड में आप जहां चाहेंगे आप रोड ही केवल बना दीजिए, पूरे झारखंड को आप बड़े बड़े शहरों का हब बना दीजिए। झारखंड, इससे विकास नहीं होगा। विकास तो हम लोगों ने देख लिया है। हम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर 20 लाख एकड़ जमीन ऑलरेडी विकास के नाम पर चली गई है, खदान पर खदान बन गए हैं। यहाँ पर कोयला खदान पूरे उत्तर झारखंड को खत्म कर दिया है। जिस तरह से बॉक्साइट खदान यहाँ पर है, जिस तरह से यूरेनियम माइनिंग पूर्वी सिंहभूम को खत्म कर दिया है। तो अगर हम विकास का मापदंड खदानों से करते हैं, विकास का मापदंड कारखानों से करते हैं, विकास का मापदंड अगर डैम का निर्माण से करते हैं, तो मेरे मित्रों शायद हम लोगों का विकास का सही मापदंड हम लोग नहीं कर पाए हैं। विकास का रोड मैप का सही हमारे पास रोड मैप नहीं है। इसीलिए आज जितना भी खदान बना है तो विस्थापन क्यों हुआ है, पर्यावरण प्रदूषित क्यों हो रहा है, जल स्रोत क्यों प्रदूषित हो रहे हैं, क्यों आज की तारीख में आप उत्तर झारखंड की बात करेंगे तो जितना भी कोलियारी इलाका का जो नदी है वो जमीन प्रदूषित हो गए हैं। पूरा पर्यावरण प्रदूषित क्यों हो गया है? क्यों आज दामोदर का नदी का पानी एक सिंगल मतलब आपका सामाजिक प्राणी, जीवित प्राणी उस पानी को पी नहीं सकता है? क्यों एक गांव के लोग एक नदी का पानी की यूज नहीं कर सकते हैं? ना खेत में यूज कर सकते हैं, ना कोई प्राणी उसको पीने के लिए यूज कर सक रहा है। तो ये विकास नहीं है, ये विनाश है। और हमारा कहना है, हमेशा मैं कहती हूँ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं अंग्रेजी तो नहीं जानती हूँ, लेकिन ये विस्थापन का लड़ाई लड़ते लड़ते सरकार कहती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल? सस्टेनेबल का मतलब टिकाऊ विकास होना चाहिए। और टिकाऊ विकास कैसे होगा? जब हम मानव सभ्यता को जीवन देने वाली और हमारा मानव सभ्यता के इतिहास को जिंदा रहने वाले जल, जंगल, जमीन और इसके साथ जुड़े हुए जो समुदाय हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, किसान हैं, उनको हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम नहीं कर सकते हैं। तब यही होगा कि जिस तरह से मैं कह रही थी कि जब पर्यावरण दिवस आता है, 5 मई को आता है कि 6 मई को, जून मई को आता है, तब पूरा देश कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग से पूरा देश त्रस्त है। तब सब कोई है तौबा करते, रिसर्चर है तौबा करते हैं, वैज्ञानिक है तौबा करते हैं, और सारे लोग है तौबा करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, देश से किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे, किस तरह से ग्रीन गैस को हम काम करेंगे, ग्रीन गैस को कैसे हम लोग कम करेंगे, जिससे कि मतलब देश का जो ये ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम होगा? किसान तो कम नहीं कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हम नहीं छोड़ रहे हैं। और ये जो बड़े बड़े जो अडानी है, अंबानी है, जितने भी बड़े बड़े जो कंपनियां हैं,
वो क्यों नहीं अपने पूंजी निवेश को कम कर रहे हैं? क्यों वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता नहीं जा रहे हैं? जब सस्टेनेबल विकास की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उत्तर झारखंड में जितनी भी प्रदूषित नदियां हैं, तमाम पर प्रदूषित नदियों को पहले प्रदूषण मुक्त किया जाए। जितने भी जल स्रोत जो प्रदूषित हो गए हैं, उन जल स्रोतों को पहले प्रदूषण मुक्त कराया जाए। जितनी भी सूखी नदियां हैं उनको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। और जितने भी माइंस के चलते, मित्रों यहाँ पर तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग विकास विरोधी हैं। हम लोग विकास विरोधी नहीं है। सरकार को हम लोग कानून बताते हैं, संविधान में ये कहता है, हम लोग सरकार को बताते हैं। कंपनी एक्ट को आप पढ़ेंगे तो कंपनी एक्ट में ये कहता है कि कहीं पर भी आफ्टर माइनिंग जो जमीन पहले अगर एग्रीकल्चर लैंड था तो उस एग्रीकल्चर लैंड के पास अगर आपने उसको डिस्ट्रॉय किया है माइनिंग के द्वारा, तो आफ्टर माइनिंग आपको का ये दायित्व है कि उसको एग्रीकल्चर लैंड में आप उसको डेवलप करेंगे। जो फॉरेस्ट लैंड था जिसको माइंस के चलते आपने उसको डिस्ट्रॉय किया है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उसको फॉरेस्ट लैंड में आप तब्दील करेंगे। लेकिन सरकार क्या कर रही है? कंपनियां क्या कर रही हैं? बड़े बड़े कंपनियां कहते हैं कि हम राज्य का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे, लेकिन जहां पर यहाँ पर माइनिंग के बाद जहां पर गड्ढा नहीं था वहां पर दर्जनों गड्ढा, जहां पर पहाड़ नहीं था वहां पर दर्जनों पहाड़ बना के चला गया। लेकिन कहीं पर भी माइनिंग एक्ट का जो कानून है, उस कानून का प्रावधानों को उन लोगों ने कभी भी पालन नहीं किया। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप कानून का पालन नहीं कर रहे हो। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप नॉर्थ झारखंड को आप पूरी तरह से प्रदूषित कर दिए हो और नॉर्थ झारखंड को जिस तरह के वहां के जंगल जमीन को आप पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं, तो हम आपको इजाजत नहीं देते हैं कि आप दक्षिणी झारखंड में जितने भी जंगल हैं, जमीन है, नदी और पहाड़ हैं, जितने जल स्रोत जो जिंदा हैं, उनको प्रदूषित करने का आपको इजाजत नहीं देता है झारखंड की जनता। झारखंड की जनता यहाँ के नदी और पहाड़ों को आपको पूरी तरह से उजाड़ने की इजाजत नहीं देगा। आपको इजाजत देती है विकास के नाम पर। जितने भी आपका बंजर भूमि पहले आपने कर दिया है उसको उपजाऊ भूमि में आप तब्दील कर दीजिए। हमारा CNT एक्ट भी कहता है, हमारा माइनिंग एक्ट भी कहता है, और हमारा ये जो हमारा जो अपना ट्रेडिशनल राइट्स है ये भी ये कहता है। तो हमारा विकास का मतलब है, विकास का मतलब है कि आपका झारखंड का क्षेत्रफल जितना है, जो आप सारे लोग जानते हैं, वो झारखंड का क्षेत्रफल में से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है 3.25 करोड़ की आबादी है झारखंड में। मित्रों, अगर झारखंड में 3.25 करोड़ की आबादी है तो 3.25 करोड़ की आबादी के लिए कितना पानी चाहिए? झारखंड के किसान, झारखंड के 3.25 करोड़ की आबादी के लिए कितना उनके खेतों के सिंचाई के लिए कितना पानी चाहिए? उनके लिए स्वास्थ्य के लिए कितना पानी चाहिए? उनके एजुकेशन के लिए कितना जमीन एजुकेशन हब के लिए चाहिए? आवागमन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना हेक्टेयर जमीन को आवागमन के लिए यूज करना चाहिए? कितना को अस्पताल के लिए यूज करना चाहिए? कितना जमीन को आपको बाकी जो शिक्षण संस्थान है उसके लिए उपयोग करना चाहिए? और उसी तरह से कितना स्टील की जरूरत है इस देश को और इस राज्य को, उसके आधार पर आप स्टील पर कारखाना बनाइए और उसी के आधार पर यहाँ पर आप कोयला माइंस भी चलाइए। आप पूरे देश का ठेका लेके बैठे हुए हैं और पूरे झारखंड की धरती को आप खोखला बनाना चाहते हैं। पूरे देश का विकास की बात करते हैं और पूरे देश से मतलब यहाँ का आयरन ओर के नाम से पूरे झारखंड को आप पूरे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम को खोखला करके यहाँ के आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे विकास को हम विकास नहीं कहेंगे, ये विकास नहीं महाविनाश है। आपको तय करना पड़ेगा कि इस देश को कितना आयरन ओर की जरूरत है। आपको तय करना पड़ेगा कि इस देश को के लिए कितना यूरेनियम की जरूरत है। आप 130 करोड़ जनता की बात करते हैं। अगर केंद्र सरकार कहती है कि इस देश को इतने खाद्यान्न की जरूरत है, तो मैं ये केंद्र सरकार से भी कहना चाहती हूँ कि पूरे देश में कृषि की जमीन घटते जा रही है, पूरे देश में जंगल सिकुड़ता जा रहा है, पूरे देश में आपका वाटर बॉडीज है
वो खत्म होते जा रहे हैं। और देश में आप खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, बिना जंगल से, बिना किसान से और बिना एग्रीकल्चर लैंड से आप खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं। तो आप बिना जंगल और जमीन से, बिना किसान से आप खाद्य सुरक्षा की बात आप मैकडोनल्ड के नूडल के भरोसे नहीं कर सकते हैं। आप कारपोरेट घरा के उस नूडल से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आप ये जो कह रहे हैं आप खाद्य सुरक्षा की बात नहीं कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा की बात आपको करनी होगी तो आप यहाँ पर जो विकास का रोड मैप है, जिसमें मैं ये कह रही थी कि आपको तय करना पड़ेगा कि कितना हेक्टेयर जमीन है वो आपका सिंचाई के लिए होगा, किसानों का सिंचाई के लिए होगा, और यहाँ का जल स्रोतों में से कितना जमीन आपका कारखानों के लिए होगा, कितना आपका माने जनता के लिए होगा। इस तरह से आपको पूरे जमीन का पूरे झारखंड को रोड मैप करना पड़ेगा। नहीं तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं हमारा अगला हम झारखंड को मतलब विकास की ओर ले जा रहे हैं। मुझे बहुत तो कभी कभी हंसी लगता है। शायद ये मेरी हंसी किसान लोग समझेंगे, सारे लोग तो नहीं समझ सकते हैं। मैंने आप विकास की ओर किस तरह ले जा रहे हैं? अगर झारखंड की धरती में मिनरल्स केवल भरा हुआ है तो आप 5 साल 10 साल में पूरा झारखंड की धरती को आप खोखला कर देंगे तो आने वाला हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, क्या उस पीढ़ी को आप यहाँ शुद्ध हवा दे सकते हैं? आने वाला पीढ़ी को क्या आप हरियाली भरा हुआ जंगल दे सकते हैं? हरियाली से भरा हुआ खेत और खरियान क्या आप दे सकते हैं? क्या आप आने वाला पीढ़ी को आप जो जिस सूरज की किरणों में आप अपने को माने जिस तरह से स्वच्छ जीवन आप जी रहे हैं, आप क्या उस जिंदगी आप दे सकते हैं? क्या आने वाला पीढ़ी को आप हम जिस कहते हैं कि हमारा केमिकल इंजीनियर बनेगा, हमारा माइनिंग इंजीनियर बनेगा हमारा बेटा, क्या आने वाला हमारा बेटा कौन सा माइनिंग इंजीनियर बनेगा? उस समय तो तमाम माइंस ही खत्म हुए रहेगा, नीचे धरती के नीचे तो कुछ रहेगा नहीं, सब कुछ खत्म आप कर देंगे। तो फिर आप कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ियों के लिए विकास कर रहे हैं। मुझे याद आता है मैं एक लेख पढ़ी थी, आज हमारा देश का जो राष्ट्रपति हैं उनका मैं ये पढ़ रही थी। उन्होंने ये कि मैंने अपने लेख में जो कोड किया था, मैं आप लोगों के साथ उस कोड को भी, इसलिए कि हम लोग बोलते हैं तो हम लोग विकास विरोधी हो जाते हैं और देश के बड़े लोग बोलते हैं तो देश की चिंता हो जाती है। तो उसमें उन्होंने कोड किया था कि क्या 2040 का में जब हम महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाएंगे उस समय क्या इसी तरह की धरती रहेगी? क्या हम आने वाले समय में हम इसी तरह से हमारा जो आने वाले 2050 में जब हम स्वतंत्र दिवस मनाएंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे, तब क्या इसी तरह का हमारा ये हरियाली धरती रहेगा? इसी तरह का आकाश नीला आकाश रहेगा? क्या इसी तरह उस समय हम अपने आने वाले पीढ़ी को हम शुद्ध हवा दे सकते हैं, शुद्ध पानी दे सकते हैं, ये हरियाली धरती दे सकते हैं? मित्रों, आज हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है कि हम धरती को भी बचाना है। आज हमारा भारत के लोकतंत्र को भी बचाना है। लोकतंत्र को इसलिए बचाना है कि आज हमारे जैसे बात करने वाले लोग, हम लोग सारे लोग जैसे समाज की बात करने वाले, संविधान की बचाने वाले, बात करने वाले, सरकार ने के नज़र में हम लोग देशद्रोह हैं, सरकार के नज़र में हम लोग एंटी सोशल एलिमेंट हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अगर हम लोग जैसे कुछ लोग चुनिंदे लोग हैं जिसके बदौलत ये धरती अगर बचती है, ये समाज बचता है, ये पर्यावरण बचता है, तो मुझे अच्छा लगता है देशद्रोह कहलाने के लिए। मुझे अच्छा लगता है एंटी सोशल एलिमेंट कहलाने के लिए कि अब हम इसी रास्ते से जाएंगे, लेकिन अपने राज को बचाने का काम करेंगे, देश को बचाने का काम करेंगे। और हम सिद्धू कान्हू चांद भैरव के साथ तिलकित हैं, हमेशा से इस बात को मान के चलते हैं और निश्चित रूप से देश को हम लोग देश के लिए जो कमर कसे हुए हैं आगे लेके जाएंगे। मैं अंतिम में ये कहना चाहती हूँ, आज देश को बचाना है, आदिवासियों पर बात कर रहे हैं मेरे मित्रों। झारखंड भी संकट में है, छत्तीसगढ़ भी संकट में है,
हम अपने देश को, हमको हर हालत से बचाना है, हर हालत से अपने भारत का जो संविधान है, यहाँ का जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को हम लोग तभी बचा पाएंगे जब आज की तारीख में हर चीज पीपी में पीपी हो गया है। हम आरक्षण की बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं। आज संविधान हम लोग अब फिर पहुंच रहा है हम लोग का कि अभी हम लोग जो भारत के नागरिक हैं और भारत को हम अपना गणतंत्र देश मानते हैं, अपना लोकतंत्र, अपना कल्याणकारी देश मानते हैं। आज हम लोगों की जिम्मेवारी बढ़ी है, जिम्मेवारी बढ़ी है कि जब देश का, मैं जो बोल रही थी कि आज जिस तरह से देश का संविधान आज सुरक्षित नहीं है। आज जो संविधान यहाँ का जनता के लिए था, जो संविधान बहुत संघर्ष के बाद बना था, यहाँ के जनता के हितों के लिए बना था, एक कल्याणकारी होने के नाते इस कल्याणकारी देश का जो पहला जिम्मेवारी होता है कि वो अपने देश के नागरिकों का सुख और दुख और उनकी जो आवश्यकताओं की जो प्राथमिकता है उनको पूरा करना देश कल्याणकारी राज्य में सरकार की पहली जिम्मेवारी होती है। लेकिन आज देश विकास के नाम पर जिस तरह से ग्लोबल जो मार्केट है और ग्लोबल पूंजी का जो जिस तरह से प्रभाव बढ़ते जा रहा है, आज कोई भी, आज हमारा पानी हमारे हाथ में नहीं है, हमारा भोजन हमारे हाथ में नहीं है, हमारा खेत हमारे हाथ में नहीं है, हमारा शिक्षा हमारे हाथ में नहीं है, हमारा स्वास्थ्य सुविधा हमारे हाथ में नहीं है। आज सारा चीज पर आज ग्लोबल मार्केट का आधिपत्य है। आज सभी चीजें ग्लोबल मार्केट के आधार पर उनका नीतियां बन रही हैं। ग्लोबल मार्केट के आधार पर उनके लिए दिशा तय हो रहा है। ग्लोबल मार्केट जिस तरह से चाह रहा है वो अपनी व्यवस्था तय कर रहा है। और ऐसे परिस्थिति में अगर देश में आज खेत में कंपनियों का राज हो रहा है, हमारा भोजन में, पानी में, हमारा स्वास्थ्य में, शिक्षा में, आज की तारीख में तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारा हेल्थ भी आज हमारे हाथ में नहीं है। आज भी कारपोरेट घराने इसका दिशा तय कर रहा है, जबकि हम एक वेलफेयर स्टेट के हम नागरिक हैं। तो आज की तारीख में जितनी भी सरकारी अस्पतालें हैं वो दम तोड़ रही हैं, जितने भी आपकी सरकारी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो दम तोड़ रही हैं, जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं वो दम तोड़ रही हैं। इसलिए कि आज जो ग्लोबल मार्केट में आज तमाम चीजें पूंजी की वस्तु बन गई हैं। आज तमाम हमारा शिक्षा व्यवस्था मुनाफा कमाने वाली व्यवस्था बन गई है। आज हमारा एग्रीकल्चर भी मुनाफा कमाने वाला व्यवस्था बन गया है। आज हमारा भोजन पर, आज हमारा शिक्षा पर, आज हमारा हर व्यवस्था पर आज कारपोरेट घराने का मुनाफा के लिए वो निवेश हो रहा है। और जब हम पूंजी की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो मित्रों वो कल्याण के लिए नहीं होता है, वो कल्याणकारी समाज को स्थापित करने के लिए नहीं होता है। हमेशा से जहां बिजनेस की बात होती है, कॉमर्शियलाइजेशन की बात होती है, तो वो कॉमर्शियलाइजेशन मुनाफा कमाने के लिए होता है। और जब ये कॉमर्शियलाइजेशन मुनाफा कमाने के लिए होता है, तो आज प्राइवेटाइजेशन का जो दौर है, इसमें हमारे किस तरह से हमारे जो मेन पावर है, अकुशल मजदूर के नाम पर उनकी छटनी हो रही है। हमारे जो रोजगार हैं किस तरह से घटते जा रहे हैं, किस तरह से रोजगार के जो अवसर हैं उसको किस तरह से बैन करते जा रहा है, किस तरह से हमारे सार्वजनिक शिक्षा के जो व्यवस्था थे वो व्यवस्था खत्म हो जा रहे हैं। सार्वजनिक जो शिक्षा के सार्वजनिक हेल्थ के जो सिस्टम था वो खत्म हो जा रहा है। और आज की तारीख में तो आज मैं झारखंड से आती हूँ, आप लोग जानते हैं, और अभी
देश में जो अभी का जो केंद्र में जो सरकार है, वो सरकार ने जो बजट लाया तो बड़ा हैरानी की बात है। हमारे यूथ जो कहते थे कि नौकरी की तलाश करते थे, तो सब पीपी मोड में है। सब कोई पब्लिक प्राइवेट आपका कंपनी की बात करते हैं। आज की तारीख में नौकरी की बात करते हैं तो सरकारी संस्थान खत्म हो गए, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, LIC में जो नौकरी के अवसर थे वो खत्म हो गए, बैंक में जो नौकरी के अवसर थे वो खत्म होने जा रहे हैं। सभी युवा कहते थे बेरोजगार, अब तो नौकरी का सिर्फ एक अवसर, एक जगह बाकी है, वो है रेलवे। लोगों का ये एक उम्मीद था, लेकिन सब कोई अभी जान रहे हैं कि किस तरह से 150 रेलवे का निजीकरण हुआ, कमर्शियलाइजेशन हुआ। आप इनका जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, अब रेलवे का प्लेटफॉर्म का निजीकरण हुआ, रेलवे लाइन का निजीकरण हुआ, सड़कों का निजीकरण हुआ, तो अब ये सब चीज का निजीकरण हो रहा है, तो अब हमारी नौकरियां भी नहीं बची हैं। तब ऐसे परिस्थिति में हम अपने संविधान की बात करते हैं मित्रों, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है जब हम अपने लोगों का, अपने संसाधन को संरक्षित करते हुए, जब हम हमारे लिए रेलवे अपना नहीं है, हमारा जंगल भी अपना नहीं है, जमीन भी अपना नहीं है, हमारा शिक्षण संस्थान भी अपना नहीं है, सारा चीज प्राइवेट कंपनियों के बदौलत चलेगा, तो आज हमारा सरकार का संविधान कहाँ है? सरकार में कल्याणकारी राज का नागरिकों का हक कहाँ है? और कल्याणकारी राज में उनके नागरिकों के प्रति हमारी सरकार की संवेदना कहाँ है? अभी 41 कोयला कंपनियों का कोयला खदानों का ऑक्शन हुआ, और उसमें कहा गया कि कोयला ऑक्शन में जो बात कही जा रही है, सरकार के तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है कि कोयला ऑक्शन कमर्शियलाइजेशन के लिए होगा, और कोयला ऑक्शन कमर्शियलाइजेशन के लिए होगा, तो भाई हमारे जैसा आदमी, मैं दुकान को जानती हूँ, मैं बिजनेस को जानती हूँ, आप भी बिजनेस को जानते हैं। हर एक बिजनेसमैन का अपना लक्ष्य होता है 1 पैसा का 2 पैसा कमाना। तो ये जो कमर्शियलाइजेशन के लिए जब कोयला कंपनियों का जब ऑक्शन होगा, तो क्या जहां पर आज की तारीख में जब ये लॉकडाउन हुआ, तो सरकार के आंकड़े कहते हैं कि जो इस लॉकडाउन में जब पूरा देश लॉकडाउन रहा, तो देश के जितने भी इलाके में हमारे चाहे कुशल हमारे भाई बहन मजदूर के रूप में, चाहे तो अकुशल मजदूर के रूप में हमारे जो भाई बहन बाहर दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए गए थे या तो मजदूरी करने के लिए गए थे, सरकार का रिकॉर्ड कहता है कि कोयला कंपनियां जिस इलाका में सबसे ज्यादा खदानें हैं, कल कारखाने हैं, औद्योगिकरण हुआ है, वहां से सबसे ज्यादा पलायन हुआ था। और ये हजारीबाग का, कोडरमा का और ये गिरिडीह इलाके का ये आंकड़ा कहता है। जबकि औद्योगिकरण का सबसे बड़ा इलाका आज की तारीख में झारखंड में आपका कोडरमा है, हजारीबाग है और आपका रामगढ़ इलाका है। ये औद्योगिकरण क्षेत्र है। बोकारो जिला औद्योगिकरण का क्षेत्र है, लेकिन सबसे ज्यादा माइग्रेशन आज की तारीख में प्रवासी मजदूर, जिसको आज हम बोल रहे हैं, ये कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ और आज प्रवासी मजदूरों की बात हम कह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन उन्हीं इलाकों से जहां से औद्योगिकरण हुआ था, वहां से हुआ था। तो आज जो अपने जड़ से उखड़ गए हैं, अपने जमीन से जो उखड़ गए हैं, अपने रोजगार से उजड़ गए हैं, वो लोग बाहर चले गए। और बाहर चले गए तो आज की तारीख में जब कोयला ऑक्शन की बात करते हैं, कोयला जब खदान जब पूरे क्षेत्र में इतनी कोयला कंपनियां हैं, और हमारी झारखंड सरकार अभी बार बार रोना रो रही है। और ये सच बात है कि हमारा जो रॉयल्टी है, हमारा रॉयल्टी को केंद्र सरकार नहीं दे रही है, हमारा रॉयल्टी को हमारे रैयतों को नहीं मिल रहा है। हमारे जो जितने भी मिनरल्स का जो रॉयल्टी है, चाहे वो आपका बॉक्साइट का रॉयल्टी है, आयरन ओर का रॉयल्टी है, आपका आयरन आपका क्या बोलते हैं जादूगोड़ा से जो निकाला जा रहा है
यूरेनियम का रॉयल्टी है, यहाँ तो मिनरल्स इतना निकल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग गरीब क्यों हैं, यहाँ के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, यहाँ के लोग बेघर क्यों हो रहे हैं, यहाँ बीपीएलों की संख्या क्यों बढ़ रही है? सिर्फ इसलिए बढ़ रही है कि यहाँ जिस तरह से आप उनको उनके जड़ से उजाड़ दीजिएगा तो वह समाज अपने आप से खत्म हो जाएगा। जब कल्याणकारी सरकार के हाथ में यहाँ की कोयला कंपनियां थी, तब भी यहाँ से माइन से उजड़े हुए लोगों को, वहाँ के जो जमीन मालिक हैं वो बेघर बार हैं, वो बेरोजगार हैं, वो भूमिहीन हैं और पलायन कर जा रहे हैं। तो मित्रों, ये जो कोयला ऑक्शन हो रहा है, इस कोयला ऑक्शन वो बिजनेस के लिए हो रहा है। तो क्या आप लोगों को लगता है, या हम लोगों को समीक्षा करना चाहिए, सोचना चाहिए, खुले मन से सोचना चाहिए कि ये जो कॉमर्शियलाइजेशन हो जाएगा ये खदानों का, कोयला खदानों का, उसके बाद यहाँ के रैयतों का, जमीन मालिकों का उद्धार होगा? क्या रॉयल्टी उनको मिल जाएगी? क्या उनका मुआवजा मिलेगा? क्या उनको नौकरी मिलेगी? ऐसा नहीं हो सकता है। और जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो आज से सभी सरकारी कंपनियां, सभी सरकारी संस्थाएं अगर प्राइवेट के हाथ में जा रही हैं तो नौकरी के तमाम अवसर खत्म हो रहे हैं, रोजगार के तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं। तो मित्रों, आज की तारीख में हम कैसे कह सकते हैं कि आज जो ये कमर्शियलाइजेशन हो रहा है खदानों का, उससे इस झारखंड का भला होगा, यहाँ के जमीन मालिकों का भला होगा, यहाँ के आदिवासियों का भला होगा, या तो इस देश के आदिवासी और मूलवासी और किसान है और दलित समाज है उनका भला होगा? इसको समीक्षा करना चाहिए और पूरे राज्य को समीक्षा करना चाहिए, पूरे देश को मिलकर समीक्षा करना चाहिए और इसके खिलाफ में हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए। और जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो ये देश माने, आज मैं आप लोगों को वहां तक अपनी बात ले जाके आप लोगों को इशारा करना चाह रही थी कि अभी हमेशा मुझको लगता है, मुझको कई बार स्कूल में बच्चे जो प्राइवेट स्कूल है, गांव के लोग अपनी स्कूल चला रहे हैं और वहाँ पर 15 अगस्त को मुझको झंडा फहराने के लिए लेके जाते हैं, और जब झंडा फहराते हैं तो मेरा हाथ कांपने लगता है। और जब जन गण मन की हम लोग गीत गाते हैं तब मुझको लगता है कि ये भारत का जन गण मन क्या आज सही में आज़ाद है? क्या यहाँ का भारत का जन गण मन क्या सही में आज उनको न्याय मिल रहा है? क्या भारत का जन गण मन सही में आज इस तिरंगा झंडा के नीचे खुशहाली का जीवन जी रहा है? मित्रों, जिस भारत की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने शहादत दी थी, जिस भारत की कल्पना हमारे शहादतों ने की थी, जिस भारत का कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था, क्या वो भारत आज है? अगर नहीं है, हमारा भारत का संविधान जो हमारे लिए था वो अगर नहीं बच पा रहा है, तब हम लोगों को आज, हम सारे लोगों को आज फिर से हमको समीक्षा करना चाहिए। और समीक्षा करते हुए आज हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि सही में आज हम किस जनगण मन की बात करते हैं। क्या उस तिरंगा की बात हम कर सकते हैं? उस तिरंगा को, क्या तिरंगा झंडा तो बच सकता है, लेकिन क्या यहाँ का जनगण मन अपनी संविधान के साथ, अपने भारत के साथ, अपने भारत की संस्कृति के साथ, अपने भारत का इतिहास के साथ, विविधता में एकता की जो संस्कृति है उसके साथ हम क्या जी सकते हैं? यहाँ कोई एक जाति और धर्म का ये देश नहीं है, यहाँ हर सभी जाति और धर्म का एक देश है। यहाँ शहरी और गरीबी, और यहाँ पर आदिवासी, मूलवासी, दलित, सबका ये देश है। यहाँ पर अंबेडकर ने अगर भारत का संविधान, और यहाँ से जिस तरह से अंबेडकर और जिस तरह से जयपाल सिंह मुंडा ने भी यहाँ संविधान सभा में बहस किया था, तो इसलिए उन लोगों ने संविधान सभा में बहस करके इन चीज़ों को यहाँ पर रेखांकित किया है कि आने वाला पीढ़ी, मतलब भारत में आने वाला पीढ़ी आदिवासी, मूलवासी, किसान, दलित और वंचित और शोषित समुदाय के पीढ़ियों को न्याय मिले, उन्हें वही भारत मिले जिनकी कल्पना उन्होंने किया था।
और हमारे जो शहीदों ने किया था वही भारत और वही गांव हमें मिले। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो मैंने भारत गांवों का देश है, वो शहर का नहीं बने, लेकिन शहर का मतलब कौन सा शहर जहां पर हमारे किसान ही नहीं रहेंगे। मैं अमेरिका को भी मैं देख के आई हूँ। जब कोरोना आ रहा था तो कोरोना के न्यूज में मैं देख रही थी कि न्यूयॉर्क में सबसे पहले इतना कोरोना के चपेट में आ गए हैं। मैं मैनहट्टन को मैं याद कर रही थी कि उस मैनहट्टन में जहां पर लोग, जहां पर कहीं पर भी, मैनहट्टन जैसा अमेरिका में जहां पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल रूम मैनहट्टन में है, जहां पर कभी भी बिजली, एक पल के लिए भी बिजली का कनेक्शन नहीं कटता है। लेकिन कोरोना महामारी में आखिर किस तरह से वो न्यूयॉर्क भी कमजोर हुआ, किस तरह से देश के हर एक देश जो इतना समृद्ध देश है वो भी कोरोना के सामने घुटना टेका। देश के वैज्ञानिक भी कोरोना महामारी के सामने घुटना टेके हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि एक लेख में, एक बयान में पढ़ी थी जो लॉकडाउन के बीच में एक जस्टिस महोदय का वो बयान था कि मैं इतने सालों से दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन दिल्ली में पहली बार मैंने सूर्यास्त होते हुए, सूरज डूबते साथ ही मैंने आकाश में ढेर सारे चांद और तारों को मैंने देखा। मुझे गदगद हुआ। तब मैंने रियलाइज किया कि हम लोग जो जंगल जमीन बचाने वाले लोग, हम लोग जेल जाते हैं, हम लोगों को एंटी सोशल एलिमेंट कहा जाता है, देश विरोधी कहा जाता है, लेकिन मुझे गर्व है कि हम लोग उसी समाज को बचाते हैं, उसी तारों को हम लोग चाहते हैं कि तारे दिन भर चमके, दिन के उजाले में भी दिखे और पूरा हमारा दुनिया चांद और तारों के उजाले में भी रहे, हमारी धरती चांद और तारों की रोशनी में भी नहाए, हमारा आने वाला पीढ़ी भी उस चांद और तारों का रोशनी में वो जगमगाता रहे। ऐसी भारत की कल्पना हम लोग करते हैं। तो मैं ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि हम कौन सा भारत देखना चाहते हैं। क्या पूरी तरह से जिस भारत से आदिवासी खत्म हुए रहेंगे, दलित खत्म हुए रहेंगे, मेहनत कश जनता खत्म हुए रहेगा, यहाँ के जितने भी हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में रहेगा, ऐसा हम भारत की कल्पना करते हैं कि जहाँ पर सभी आदिवासी भी रहेंगे, मूलवासी भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे, दलित भी रहेंगे, मछुआरे भी रहेंगे, और जहाँ पर हमारे हर समुदाय के लोग रहेंगे, हर एक भाषा भाषी के लोग रहेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कितना भाषा है, कितनी विविधता में एकता है। क्या हमारी वही बहुरंगी हमारी भाषा संस्कृति का ये भारत रहेगा? मैं ऐसे भारत की कल्पना मैं करती हूँ और मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमारा देश वही देश है जिसको अंग्रेजों के हाथ से हमारे पूर्वजों ने लड़ के इस देश को आज़ाद किया है। हम उनके वंशज हैं, निश्चित रूप से हम झुकेंगे नहीं, हमारा ये इतिहास नहीं झुकेगा। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि कैसे आप कल्पना कर सकती हैं कि आप लोग तो जब तक हैं तब तक लड़ लीजिएगा, लेकिन आने वाला पीढ़ी क्या इस झारखंड के लिए लड़ेगा, झारखंड की मिट्टी को बचाएगा? मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि सिद्धू कान्हू के शहादत हुए 100 साल से ज़्यादा साल हो गए, 1.25 साल से ज़्यादा साल हो गए, लेकिन आज भी हम कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं। आने वाला पीढ़ी भी कहेगा कि हम वही सिद्धू कान्हू के वंशज हैं, वही तिलका मांझी के वंशज हैं, वही फूलो झानो के वंशज हैं, वही सिंदरा बिंदरा के वंशज हैं, वही गंगा खड़िया के वंशज हैं, वही वीर भूदू भगत के वंशज हैं। हमारा आने वाला पीढ़ी भी कहेगा। और निश्चित रूप से अगर हम ये गैप को हम पाटते हैं कि हम ये जो हमारे बीच में जो गैप है उस गैप को हम पाटेंगे। और गैप कैसे पटेंगे? गैप को पाटने के लिए हम लोग अभी छोटे छोटे खंडों में बटे हुए हैं अपनी स्वार्थ के जीवन के लिए, उसको भी हम लोगों को समेटना पड़ेगा। और मैं ये बात तभी मैं कह रही थी, कह के पूरा नहीं की। आज मुझको लगता है मित्रों कि आज जब हम
समाज की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो आज मुझे लगता है जब राज बनने के पहले हम लोग, हमारे मित्र को मैं याद करना चाहती हूँ, हमारे मित्र वासवी, वो लोग, हम लोग हमेशा नारा देते थे सत्ता और संसाधन में महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए, ये हम लोग बोलते थे। लेकिन आज महिलाओं से आगे जाके मैं बोलती हूँ सत्ता और संसाधन में आदिवासियों को, दलितों को अधिकार होना चाहिए और पूर्णाधिकार होना चाहिए। और जब सत्ता और संसाधन में आप आदिवासियों का, दलितों का, मूलवासियों का, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे लिए आरक्षण नहीं है, उस आरक्षण में तो जितने लोग जा रहे हैं वही लोग जा रहे हैं। आज की तारीख में राजनीति को हम पर चर्चा किए बिना हम आगे नहीं जा सकते हैं, देश नहीं बच सकता है। तो राजनीतिक चर्चा भी आज होनी चाहिए कि जितने भी सत्ता में जो जा रहे हैं, कौन नीति बना रहा है, जो हमारा भारतीय संविधान में बना हुआ है उसमें अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट करके हमारे हित में जो कानून है, अपने हित में उसको अमेंडमेंट कर रहा है। तो हमारे हित में जो कानून बना है उसको हमारे हित में अमेंडमेंट करने वालों को भी, मेरे मित्रों, हमको प्रयास होना चाहिए कि उस सत्ता तक भेज जहां से हमारा कानून को, जो हमारा बना है भारत के संविधान में, वो अमेंडमेंट होगा, रक्षा होगा, इम्प्लीमेंट होगा। और जो हमारे अमेंडमेंट हुआ है हमारे बिहाफ में, हमारे हित में जो अमेंडमेंट करेगा, ऐसे शक्ति को वहां पर बैठाना है। तो मैं मानती हूं कि आज सत्ता में भी आज हम लोगों को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। ये कैसे होगा, हम सारे लोगों को समझना पड़ेगा और मिल बैठ के ये पहल हम लोगों को करनी पड़ेगी कि जिस जनता के लिए अगर हम लोग पूरे जीवन भर लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, मैं 3 में मुझको सरकार देखा कि ये ऐसे ही ये महिला नहीं सुधरेगी, तो मेरे ऊपर केस पर केस कर दिया। जब 2012 में मैं नगरी का जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रही थी, तो सरकार देखते रहता है कि हमेशा जमीन बचाने की बात करती है, गांव बचाने की बात करती है, इसको सबक सिखलाना है। तो 2012 में मुझको जेल में डाल दिया और मुझको 3 महीना तक जेल में रखा और उस बीच में मेरे ऊपर में कई और केस कर दिया। तब उसके बाद मैं रियलाइज करने लगी कि नहीं, हम लोग को इससे आगे भी सोचना पड़ेगा। तब जब मैं जेल से बाहर निकली, तब हमारे एक मध्य प्रदेश के साथी ने, डॉक्टर सुलीनाम ने मुझको बोला कि सब कुछ को तुम्हारा अनुभव है लड़ाई लड़ने का, लेकिन एक अनुभव नहीं है, वो अनुभव भी तुमको लेना चाहिए। मेरे मित्रों, आज की तारीख में मैं भी मानती हूँ कि हमको, जहाँ आप जैसे युवाओं को जो सुन रहे हैं, आप जैसे पीढ़ी को वहां पर जाना चाहिए जहां पर आपका कानून, बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारे जितने भी नायकों ने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया था और संविधान बना है, उस संविधान को इम्प्लीमेंट जहां से होता है वहां पर आपको जाना पड़ेगा। और जहां पर हमारा संविधान जहां से तोड़ा जा रहा है, वहां से आपका हमारे लिए संविधान बनाने के लिए वहां पर जाना पड़ेगा। नहीं तो हम चाहेंगे कि जिसको हम भेज दे रहे हैं वो हमारे लिए संविधान बना देगा, वो संविधान ऐसे नहीं बनता है, ऐसे संविधान का सुरक्षा नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि वहां पर गंदगियां हैं, लेकिन गंदगी को साफ करने के लिए खुद गंदगी में उतरना पड़ेगा और ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा, आज के इस पीढ़ी को लेना पड़ेगा। और आपको इस पीढ़ी को गंदगी साफ करने के लिए भी हम उस संस्कृति को, जो मैं बार बार कहती हूँ कि समझौता विहीन और समझौता से परे जो हमारा संस्कृति है, उस संस्कृति के साथ कि हम अपने समाज के लिए संविधान के सत्ता तक जाएंगे, संविधान में हम कानून तक को भी बनाएंगे और हमारे उस पीढ़ी के लिए और हमारे अपने लोगों के लिए संविधान में कानून को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ये आपको करना पड़ेगा, हमारे इस पीढ़ी को करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत समय गुजरते जा रहा है, समय गुजरते जा रहा है और समय चुनौती भरा है। इस समय चुनौती भरा समय में मित्रों, हम लोगों को इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस दिन हम चुनौती को मिलकर स्वीकार करेंगे, तो हम जो बात कह रहे हैं, जिस भारत की बात कर रहे हैं,
जिस हमारे आने वाले पीढ़ी की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम भारत की नई भारत की कल्पना करेंगे, अपने भारत की कल्पना करेंगे, अपने समाज की बात करेंगे, अपने गांव में अपने राज्य की कल्पना करेंगे। हम निश्चित रूप से उस गांव के उस संसाधन पर अपनी हक की बात करेंगे और इसके लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा और इसके लिए मोर्चा बनाना पड़ेगा, इसके लिए नए संघर्ष का मोर्चा बनाना पड़ेगा। जो हर आज के युवा जो जहां पर हैं, नाना प्रकार के जो तकनीकी हैं, उस तकनीकी के साथ मोर्चा बनाना पड़ेगा। जो आंदोलन में है, आंदोलन का मोर्चा बनाना पड़ेगा। लेखन में है, लेखन का मोर्चा बनाना पड़ेगा। आज आपकी बात कोई नहीं लिखेगा, आपकी बात कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आपकी बात को आप ही को बोलना पड़ेगा। मैं भी 12 साल तक मैं अखबार में लिखते रही, इसी उम्मीद के साथ मैं फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के रूप में लिखते रही, गांव-गांव घूमते रही और आदिवासियों के समाजों को अखबार तक लाने का कोशिश करते रही। और मुझको भी नौकरी का ऑफर दिया गया था, लेकिन मेरे मन में था कि मैं अखबार का नौकरी नहीं कर सकती हूँ। जिस दिन मैं नौकरी के पीछे चली जाऊंगी तो मैं आदिवासी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, शोषित और वंचितों का आवाज को मैं लेखन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा मैदान में और कहीं पर भी जहां पर भी ऑप्शन होगा मैं नहीं ले जा सकती हूँ। लड़ाई के मैदान में लोगों को संगठित नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने उस रास्ते को छोड़ के आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय आपका समय होगा और आपके हाथ में पूरा देश का भविष्य है, देश का कमान है। हम लोग आप लोगों के साथ में हैं। जिस तरह से आप पिछला पीढ़ी हमारे साथ था, हम लोग आने वाले समय में भी आप लोगों के साथ में होंगे और इस भारत की गरिमा को और भारत के संसाधन को निश्चित रूप से यहाँ के पीढ़ी के लिए हम लोग बचाएंगे। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के साथ फिर कभी मुलाकात होगा तो मैं आप लोगों के साथ में मिलूंगी, आप लोगों के साथ संघर्ष के मैदान में हर कदम आप लोगों के साथ में रहूंगी। इसलिए कि ये संघर्ष बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कई लोगों का कलम बंद होगा, कई लोगों का आवाजें बंद होगी, कई लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन हम लोगों को याद करना होगा जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब भी हमारे देश के आज़ादी का कामना करने वालों को भी जेल जाना पड़ा था। तो हम लोग जेल से नहीं डरेंगे, हम लोग किसी शक्ति से नहीं डरेंगे। मैं अंतिम में आप लोगों से आह्वान करती हूँ कि हम लोग भारत के दलित, आदिवासी, लेखक और चिंतक सब कोई, युवा, महिला और मेहनतकश सब कोई को एक मंच में आना होगा। हर हालत में ये समय की मांग है, आदिवासी समय की मांग है, शोषित समय की मांग है और ये झारखंड की मांग के साथ पूरे आदिवासी राज की मांग है और ये भारत की भी मांग है। आप तमाम साथियों को इन्हीं शब्द के साथ कि हम निश्चित रूप से अपना लड़ाई लड़ेंगे और पूरा ताकत के साथ हम कहेंगे हम भारतवासी हैं। हमने कभी लोहा नहीं, हमने हमेशा से लोहा माना है। इस देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राज्यवासियों के लिए हम हर हालत में लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे। आप तमाम साथियों को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार, इस उम्मीद के साथ कि फिर हम लोग आगे मिलेंगे। सबको मेरे तरफ से जोहार।